सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शिक्षा मित्रों की को सहायक अध्यापक नहीं कह सकते आप, वो उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। सिर माथे, देश की सबसे बड़ी अदालत सिर माथे। लेकिन कौन माई का लाल हमको रोक सकता है? हमको मतलब सरकार को, हम आज शिक्षा मित्रों को 30,000 रुपए मानदेय कर दें, कोई सरकार, कोई अदालत हमको नहीं रोक सकती। ये भारत की चुनी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको अधिकार है। क्या ये 5 मिनट का काम नहीं है? क्या इसमें 6 मिनट लगना चाहिए? मैं पुरानों से भी यही कह के आया था, नहीं किया तो देखा परिणाम। ये जनता है, बोलती नहीं है, आपके सामने सहम भी जाती है, आप बड़े लोग हो, लेकिन जब वोट देने जाती है तो नशा उतार देती है, बक्कल तार देती है, बक्कल। राकेश टिकैत की भाषा में तो बक्कल तार देती है जनता। अच्छों को उत्तर प्रदेश में तार दिया कि नहीं तार दिया बक्कल? जो बहन जी खड़े खड़े डीएम एसपी कमिश्नर सस्पेंड कर देती थी, वो कहां है और उनकी पार्टी कहां है? ये जनता है जिसने बक्कल तार दिया। सर जी सर आ रही है आपकी याचिका में मुख्य आ रही है बिंदु आपकी क्या है? आवाज? तो आपको न्याय मिले सभी शिक्षा मित्रों को। सर अब मेरी याचिका में मुख्य बिंदु मात्र एक है कि जो 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था समायोजन निरस्त का, यह कहते हुए कि हम क्वालिटी वर्क नहीं दे सकते हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो निर्वाचन आयोग ने 2024 में बीएलओ के पद पे शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को बीएलओ के पद पे नियुक्त करके देश के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? अगर किया गया है तो उन चुनाव प्रक्रिया के परिणाम को निरस्त किया जाए। मात्र एक जो है मेरा जो उनका पास रहेगा और कोई समझौता नहीं। जिस तरह शिक्षा मित्रों का निरस्त हुआ है, मेरा एकमात्र है सर पे कफन बांध चुका हूं और चाहे मरूंगा चाहे जीऊंगा। चुनाव प्रक्रिया के जो 2024 को मैं बर्खास्त करवा करके ही वापस आऊंगा दिल्ली से। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट को अपने न्याय को सच साबित करते हुए लागू करना होगा, और नहीं तो यह लिख कर दे सरकार और चुनाव आयोग लिखित रूप से जो है हलफनामा दे कि जितने भी बीएलओ थे, जो भी शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक भाई हैं, चाहे कोई भी संविदा कर्मी, जो भी मानदेय है, क्योंकि मानदेय का जिक्र बार बार इन्होंने किया था कि मानदेयधारी परमानेंट नहीं हो सकता। आखिर ऐसी क्या विडंबना है कि मानदेयधारी अपने प्रमोशन को नहीं मान सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो चुनाव ड्यूटी किया क्यों? क्या शिक्षा मित्र ने जाकर कहा था उनसे ड्यूटी लगाने के लिए? अतः श्रीमान से यही निवेदन रहेगा मेरा, और एकमात्र सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से भी यह मामला जो निवेदन करूंगा कि सदन के पटल पे उठाए और निरस्तीकरण का मांग करें। अगर शिक्षा मित्र एक भी बूथ में पाया जाता है, उसकी सहभागिता मिलती है, जिस तरह समायोजन निरस्त कर दिया कुछ शिक्षा मित्रों के इंटर होने पे, उसी प्रकार जो मेरी न्याय की लड़ाई जो चालू होगी वो ये होगी कि चुनाव प्रक्रिया 2024 उत्तर प्रदेश के जो है उसको निरस्तीकरण का मांग ठोस रूप से रखूंगा, और अब तक रखूंगा जब तक क्लियर पूर्ण न हो जाए। और जोगी सरकार जो 2022 की चल रही है उसकी भी जांच कराऊंगा कि जो अगर शिक्षा मित्र पाए जाते तो 2022 की चुनाव प्रक्रिया को भी रद्द करते हुए मध्यवर्ती चुनाव कराया जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सरकार के लिए। या तो हमें पूर्णकालिक एनसीटी द्वारा अमेंडमेंट करा करके विभागीय टेट और सुपर टेट जो भी इनकी योग्यताएं हैं ये प्राप्त करवा करके समायोजित करें, अन्यथा सरकार से बाहर जाए, क्योंकि हम अयोग्य तो हमारी ड्यूटी भी अयोग्य। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरा संघ करे, चाहे जितेंद्र साई के संघ करे, प्राथमिक शिव कुमार शुक्ला जी के संघ करें, और जैसे साथी मेरे साथ ना आए, शिक्षा मित्र भाई बहन मेरे साथ ना आए, मैं मरते दम तक ये लड़ूंगा, और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे जान में सांस से सांस है। अगले माह से मेरी लड़ाई प्रारंभ होगी, और एक बार फिर कहता हूं कि सरकार होशियार हो जाए, क्योंकि सभी अमेंडमेंट्स में उनकी जो खमियां पाई गई है, मेरे पास देखिए साक्ष्य मौजूद है। आप चाहते हैं देखना तो आप किसी भी जिले के एक ब्लॉक की बीएलओ सूची मंगाइए, देखिए उसमें जो है पूरा जो है अंकित किया गया है कि वह जो है अयोग्य है। ये कैसा न्याय है? एक तरफ हम काम करने योग्य नहीं है और इतने महत्वपूर्ण पदों पे हमारी नियुक्ति क्यों कराई गई? जब आयोग ने आपको मना किया था, इसका मतलब है कि सरकार अपने देश के साथ, हमारी जनता के साथ तथा शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई जितने संविदा कर्मी हैं सबके साथ विश्वासघात कर रही है।
ये चाहे जोगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं इन्हें बख्शने वाला नहीं। मैं जो है बेशक साहब भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि अपने भाइयों को कहें कि खुद निकलें। किसी ने कहा है कि तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है। दीप नारायण जी उठा रहे हैं, जब अनुदेशक या शिक्षा मित्र वो वेतन के योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो उससे बीएलओ का काम मतलब चुनाव की इतनी बड़ी ड्यूटी क्यों ली जा रही है? वो अयोग्य व्यक्ति करेगा क्या? अगर उसने उल्टा सीधा कर दिया, वोट बना दिए, काट दिए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन? अयोग्य तो अयोग्य है। हम लोग किसी भी व्यक्ति को कहीं कोर्ट में फंस जाता है तो उसका पागल का एक सर्टिफिकेट ढूंढते घूमते हैं, किसी पागल के बहाने राहत मिल जाएगी। जब फंस जाता है, फांसी का फंस जाता है, तो अयोग्य साबित करने के लिए हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। या तो कोर्ट ने अयोग्य साबित किया, सरकार ने अयोग्य मान लिया, फिर जिम्मेदारी के पद क्यों? इन अयोग्य शिक्षा मित्रों से पढ़वा कर इन देश के नौनिहालों की जिंदगी पिछले 25 साल से सरकार बर्बाद क्यों कर रही है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन सी सरकार लेगी? कौन सा बेसिक शिक्षा मंत्री लेगा? कौन सा मुख्यमंत्री लेगा कि 20 साल से अयोग्य शिक्षा मित्रों के द्वारा पढ़वा कर देश के नौनिहालों का भविष्य बर्बाद और चौपट क्यों कर दिया? विक्रम सिंह, चलिए विक्रम सिंह से संपर्क टूटा। विनय सिंह, बताइए क्यों बर्बाद कर दिया भविष्य देश के नौनिहालों का? जी सर, सबसे बड़ी समस्या जो है दीप नारायण भाई जो बोल रहे हैं कि जब अयोग्य हैं तो 23 साल, 24 साल, 25 साल से इन अयोग्यों से जो है आप पढ़वाए और उनके पढ़ाए हुए जितने बच्चे निकले, इसका मतलब वो भी अयोग्य हैं। 25 साल में जितने बच्चे निकले विद्यालयों से, प्राथमिक विद्यालयों से, वो सारे अयोग्य हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी तो नियमावली बनाने वालों की होनी चाहिए, जो ऐसी योजना लेकर के आए कि अयोग्य को रख करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कराए। क्या माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता था? 2017 में इनको पता चला। बहुत से ऐसे प्रकरण हमने देखे हैं सर कि माननीय न्यायालयों ने स्वतः संज्ञान ले लिया और उस पर कार्रवाई की यदि ये गलत था। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि शिक्षा में तो पार्टी भी नहीं था। जो पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार पार्टी थी। तो आपने जब फैसला सुनाया तो सरकार के किस सचिव को पनिशमेंट दिया, किस मंत्री को पनिशमेंट दिया? अगर कोई नियमावली बनाया, गलत बनाया, तो उसको सजा देना चाहिए। आपको तो शिक्षा मित्रों को मानवीय आधार पर भी छोड़ देना चाहिए कि इनकी क्या गलती है। इनको तो सरकारों ने, चाहे वो वोट के चक्कर में की हो या जो सचिव बैठे हुए हैं जो संविधान की शपथ खाते हैं कि मैं गलत नहीं करूंगा, जो हमारे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक जो संविधान की शपथ खाते हैं, शाम को शपथ खाते हैं, सुबह शपथ खाते हैं, शाम को सब गलत ही करते हैं। अगर नियमावली गलत बनाई गई, हम नहीं गलत हैं, नियमावली रद्द की गई है, तो नियमावली बनाने वालों को सजा क्यों नहीं दिया गया? तो बड़ी समस्या है कि अब यहाँ एक बात परिलक्षित होती है कि हमेशा कमजोर को ही परेशान किया जाएगा। जो गरीब तबका है, जो दबा कुचला है, जो अपने को जो है 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, सर क्या न्यायालय भी उसकी हत्या कर रही है? सर आज 10,000 लोग दवाई के बगैर, तमाम लोग हमारे आत्महत्या किए, तमाम महिला बहनें फांसी लगा ली, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 10,000 लोग मर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी कि वो सचिव लेंगे जो गलत नियमावली बनाए थे? अगर वो गलत नियमावली बना भी दिए सर, तो आप मानवीय आधार पर, माननीय कोर्ट हैं, आप मानवीय, आपको ये दिख रहा है कि मैं नौनिहालों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उनके साथ अन्याय होगा 0 से 14 साल के बच्चों के खिलाफ।
लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो बच्चा है, क्या पढ़ा बच्चा एक भी किया, क्या उससे हो गई? क्या आपने एक बार ये ऐसा विचार नहीं किया? साल में क्या कॉन्वेंट के